What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Struggle फैमिली. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे काफी इंपॉर्टेंट डे के साथ में, और खासकर ये जो आप लोगों की उम्र है, अगर आप लोगों ने अभी से ये आदत बना ली तो ताउम्र आप लोगों को ये काम आने वाली है। बात की जा रही है वर्ल्ड थेफ्ट डे के बारे में। थेफ्ट के मतलब होता है चोरी, पर लेकिन यहां पर बात की जाए थेफ्ट के बारे में, ठीक है, THRIFT। तो इसको आप लोग थोड़ा सा एक तरीके से लाइफ में अगर एक बार पार्ट बना लेंगे, मतलब इसका कि फिजूल खर्च नहीं करने वाला, यानी कि अभी से अगर आप लोगों ने लाइफ में ये आदत बना ली तो लाइफ में ताउम्र आप लोगों को कभी भी किसी के ऊपर पैसों में डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। वरना बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो कि पैसे जेब में है नहीं है पर उधार ले लेकर भी खर्च कर देते हैं। तो ये गलत आदत होती है, ये आप लोगों को कंट्रोल करनी है। और इसके ऊपर अगर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को सही जहां जरूरी है वहां पर पैसा खर्च करना स्टार्ट करने वाली आदत में ढाल लिया, तो फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो 31 अक्टूबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड, इसीलिए इसको वर्ल्ड थेफ्ट डे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें जो बेसिकली सेविंग की आदत डाली जाती है, देखिए सेविंग करने का फायदा क्या है और इससे कंट्री की इकोनॉमी को क्या फायदा पहुंचता है। अगर आज की डेट में आप लोग अपना पैसा सेविंग में रखते हैं, सेविंग में रखने के बाद में मान लीजिए आप लोगों ने इसको बैंक में जमा कर दिया, बैंक से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है लोन लेती हैं और उस पैसे को इन्वेस्ट करती हैं, और फिर उससे डेवलपमेंट होता है, उससे इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है, उसी से आप लोग कई बार सैलरी मिलती है। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं तो कई सारी कंट्री, खासकर कनाडा के बारे में बात करें तो काफी लार्ज स्केल पर जो लोग हैं वहां पर सेविंग करते हैं। इसीलिए कई बार ये भी बात की जाती है कि कनाडा से पैसा इंडिया में लाया जाए, जो सेविंग रुपी है उसको यहां पर इन्वेस्टमेंट उसका किया जाए। तो इसको सपोर्ट किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। और हमारी कंट्री में तो अगर आप लोग बात करें, बचपन से ही गुल्लक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि गुल्लक में बच्चों को पैसे रखने की आदत डाली जाती है। इसका मतलब ये होती है कि पैसों की स्टार्टिंग में ही सेविंग करने की आदत बच्चों की लगाई जाती है। तो आप लोगों ने भी शायद कभी ना कभी गुल्लक यूज की होगी, की है या फिर नहीं की है, बताइए जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या आप लोगों ने गुल्लक कभी यूज की है। तो यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड सेविंग डे के बारे में। तो यहां पर वर्ल्ड सेविंग डे जो है, इसको जिसको वर्ल्ड थेफ्ट डे बोला जाता है, तो इंडिया में इसको हम लोग वर्ल्ड सेविंग डे बोलते हैं, और इंडिया इसको 30 अक्टूबर को सेलिब्रेट करता है। कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग वर्ल्ड सेविंग डे को 30 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं यहां पर, और यहां पर 31 अक्टूबर को यहां पर ये वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है। रीजन यहां पर यह है कि एक तरीके से जो डेथ एनिवर्सरी है हमारी कंट्री में, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की, उसके साथ में ये कोइंसाइड किया इसको, तो इसलिए हम लोगों ने इसको 30 अक्टूबर को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि 31 अक्टूबर को आप लोग जानते हैं इंदिरा गांधी जी से रिलेटेड है 31 अक्टूबर। इसके बारे में अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं तो ये बात की जा रही है 1984 की। 1984 में यहां पर ये जो डेट थी ये थी 31 अक्टूबर। इस दिन यहां पर जो इंदिरा गांधी जी थी, इनके खुद के बॉडीगार्ड ने यहां पर इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो उस टाइम से यहां पर ये आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में ये जो डे है, ये यहां पर खासकर इन्हीं से रिलेटेड ये डे आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ में 31 अक्टूबर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी भी है, तो इसलिए हम लोग उसको नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 31 अक्टूबर 1875 में पैदा हुए थे, और 15 दिसंबर 1950 में ये हमारे बीच से चले गए थे। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये थे हमारी कंट्री के। इसी के साथ में अगर कुछ और बातें आप लोगों से करूं, नेशनल यूनिटी डे हमारी कंट्री में 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आप लोग लौह पुरुष भी बोलते हैं, उन्हीं से कनेक्टेड है ये डे, जिन्होंने अपनी कंट्री को एक धागे में पिरोया था। यानी कि जो हमारी कंट्री में 500 से ज्यादा राजा रजवाड़े जो थे वो एक साथ मिलाकर एक यूनाइट कंट्री हमारी बनाई गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर लौह पुरुष जिनको आप लोग बोलते हैं, उनके द्वारा। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 31 अक्टूबर जो है ये 2014 में एज ए नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। तो ये कई सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है जिससे कई बार पास्ट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा यहां पर अभी एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया है। एक तरीके से ये जो ऑर्डिनेंस है ये आर्टिकल 123 यानी कि 103 आर्टिकल के तहत हमारी कंट्री में ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर यही काम स्टेट में करे तो गवर्नर करता है आर्टिकल 213 के तहत, ठीक है। इसी के साथ में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये जो ऑर्डिनेंस है ये क्या काम करने वाला है। ये जो ऑर्डिनेंस है हमारी कंट्री में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ये यहां पर लाने वाला है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट।
तो ये जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हमारी कंट्री में आने वाला है, ये किस पर्टिकुलर रीजन के लिए आएगा? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। तो ये आएगा नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर, और इसका एडजॉइनिंग एरिया जो है, यानी कि जिस जिस एरिया में एनसीआर का एरिया आता है, तो जिससे ये एरिया कौन कौन सा है, तो आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, जैसे कि पंजाब हो गया, इसी के साथ में राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और एक राज्य और आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो राज्य कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। ये जो राज्य हैं यहां पर, ये बेसिकली ये एडजॉइनिंग एरिया के राज्य माने जाते हैं। एनसीआर के रीजन को जब हम लोग याद में रखते हैं, तो इन राज्यों को भी यहां पर इसमें काउंट कर चला जा रहा है। तो ये जो कमीशन है, इसमें 3 सब कमिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो सजेस्ट करेगी कि इस पर्टिकुलर एरिया में कैसे हम लोग को पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहली जो कमिटी यहां पर मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन का काम करेगी, यानी कि निगरानी और पहचान का काम करेगी। दूसरी कमिटी यहां पर सेफ गार्डिंग और इन्फोर्समेंट का काम करेगी, यानी कि सुरक्षा और प्रवर्तन का काम करेगी। तीसरी यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि यहां पर अनुसंधान और विकास का काम करेगी। तो ये जो 3 कमिटी हैं, ये ऑल ओवर किस तरीके से हम लोग यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस देकर चलेगी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो आदित्य दुबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, जिससे बोला गया था कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये पर्टिकुलर जो एरिया है, यहां पर राजस्थान आप लोगों को देखने को मिलेगा, इन पर्टिकुलर एरिया को ध्यान में रखते हुए ये बोला गया था कि हम लोग कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है, खासकर स्टेबल बर्निंग की, उसको कंट्रोल कर चलेंगे। स्टेबल बर्निंग मतलब जो घास फूस जलाया जाता है किसानों के द्वारा, तो उसको रोकने की कोशिश की जाएगी और उसके लिए रिकमेंडेशन देंगे कि कैसे इनको यहां पर रोका जा सकता है। तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक परमानेंट कमीशन लाने की बात की गई, जिसके द्वारा यहां पर जस्टिन मदर बी जो लोकुर कमीशन है, उसको रिप्लेस किया जा रहा है। अब हमारी कंट्री में एक परमानेंट कमीशन रहेगा जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ये जो यहां पर हमारी कंट्री में परमानेंट कमीशन आ रहा है, ये 22 साल पुराना जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी थी, जिसको ईपीसीए के नाम से आप लोग जानते थे, उसको यहां पर रिप्लेस करेगा और एयर पोल्यूशन को यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर कौन कौन है? ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान है यहां पर और हरियाणा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। तो दिल्ली के आसपास वाला जो रीजन है बेसिकली, उसके लिए यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मुझे एक क्वेश्चन एग्जैक्टली तो याद आ नहीं रहा है, पर लेकिन वो जो क्वेश्चन था वो पोल्यूशन से रिलेटेड था। उसमें बात की गई थी कि ये पर्टिकुलर जो अथॉरिटी है ये बनाई गई है दिल्ली से रिलेटेड, पर लेकिन वो ओनली दिल्ली से रिलेटेड नहीं थी, दिल्ली के आसपास वाले रीजन से रिलेटेड थी। इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई चीज आप लोगों से पूछी जाती है दिल्ली के बारे में कि दिल्ली में पोल्यूशन फैल रहा है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, दिल्ली में अगर पोल्यूशन फैल रहा है तो दिल्ली इतनी बड़ी एरिया की नहीं है कि वहां पर पोल्यूशन उसकी वजह से फैलेगा। तो आसपास वाला जो एरिया हो गया, ठीक है, उसकी वजह से यहां पर पोल्यूशन फैलेगा। जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है। वैसे पंजाब दिल्ली के साथ में टच नहीं कर रहे हैं यहां पर, एनसीआर रीजन के पॉइंट ऑफ से अगर आप लोग देखें तो ये हरियाणा के उधर पड़ेगा, पर लेकिन फिर भी यहां पर पंजाब में काफी सारे किसान हैं, फार्मर हैं, जो खेतों में घास फूस जलाते हैं, यानी कि स्टेबल बर्निंग करते हैं, तो उसके थ्रू यहां पर ये चीजों को काउंट करके चल रहे हैं। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इसके बारे में याद रखेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि इस कमीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये, अगर कोई यहां पर इस तरीके से जो फॉलो नहीं करेगा यहां पर, तो उसके खिलाफ 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है और 5 साल तक की जेल हो सकती है, अगर यहां पर कोई फॉलो नहीं करेगा जो पोल्यूशन को रोकने वाली बात की जा रही है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। पूरा एक टॉपिक हो गया है छोटा सा, जिसके बारे में आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये काफी खासकर हमारे पड़ोसी देश के साथ में जो हमारे रिलेशन है उसको भी यहां पर दिखाती है। ये बात की जा रही है इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश का एक लड़का है यहां पर जो कि 6 साल का है, ठीक है। तो 6 साल का ये लड़का है जिसका नाम है यहां पर अंजार मुस्तिन अली, ठीक है। तो AMA, तो अंजार मुस्तिन अली जो है, उसके द्वारा रिसेंटली अभी जो स्पेशल प्राइज जीते गए उसमें $1000 यहां पर जीते गए हैं। अगर आप लोग $1000 है तो 70 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस तरीके से आप लोग इसको रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी रुपये जो है यहां पर, कितनी रुपये होगी यहां पर, ये कितनी हो गई, समझ में आया कुछ? तो 70,000 रुपए यहां पर इनके द्वारा जीते गए हैं बेसिकली। तो 70,000 रुपए यहां पर जो 6 साल का बच्चा है इसके द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ, जो यहां पर इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन है, जिसको ICCR के नाम से आप लोग जानते हैं, इसके द्वारा ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन यहां पर लाया गया था, जिसमें यहां पर इसके द्वारा ये प्राइज जीता गया है, ठीक है। तो याद रखना यहां पर, ये हमारी कंट्री में
जो बेसिकली भारतीय संस्कृति संबंध परिषद है उसके द्वारा ये स्टेप उठाया गया था। आईसीसीआर जो है ये एक ग्लोबल पेंटिंग कंपटीशन यहां पर ऑर्गेनाइज करा रहा था कोरोना के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना यहां पर एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, यानी कि आप लोगों को यूनाइटेड रहना है कोरोना के केस में और एक्सप्रेस करना है आर्ट के थ्रू, यानी कि आर्ट पेंटिंग आप लोग कैसे इसके लिए बना सकते हैं, तो वो बेसिकली आप लोगों को यहां पर दिखानी है। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये जो है बेसिकली अराउंड द वर्ल्ड यहां पर पार्टिसिपेशन इसका देखने को मिल रहा था। तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन जो है ये हमारी कंट्री में बॉडी है जो 1950 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये इंपॉर्टेंट बॉडी है काफी, खासकर हमारी कंट्री में जो मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। थोड़ा सा और इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों से शेयर करूं तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर, जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन है यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो हमारी कंट्री में इंडियन एक्सटर्नल कल्चर रिलेशन के बारे में बात करती है, यानी कि दूसरी कंट्री के साथ भी हमारे कैसे कल्चर के रिलेशन रह सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ में अपने कल्चर के रिलेशन शेयर करते हैं। तो 1950 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के द्वारा, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आप लोगों को आजाद भवन न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये है कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहां पर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यहां पर जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड एक अवार्ड था जिसको इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ये 1965 में यहां पर स्टार्ट किया गया था और लास्ट जो है 2009 में दिया गया था, यानी कि 2009 तक ये अवार्ड कंटिन्यू रहा था। ठीक है, तो ये भी यहां पर इसी के द्वारा यहां पर एडमिनिस्टर किया जाता था, यानी कि इसी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता था। तो इसके बारे में ये भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। ओके, इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर बात की जा रही है सेकंड मीटिंग इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। इंडिया के साथ में सेंट्रल एशिया की सेकंड मीटिंग यहां पर डायलॉग देखने को मिला, जो कि हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं, यानी कि हमारी कंट्री के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनकी अध्यक्षता में ये बेसिकली डायलॉग देखने को मिला, यानी कि ये मीटिंग या फिर ये बैठक देखने को मिली। जो फॉरेन मिनिस्टर है हमारी कंट्री के, उसी के साथ में यहां पर जो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये यहां पर इनके जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थे उनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर किर्गिस्तान, ठीक है, तो इनके द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया इस मीटिंग के अंदर। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्री है जिनके नाम मैंने आप लोगों को यहां पर बताए, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और यहां पर किर्गिस्तान। ठीक है, तो ये किर्गिज रिपब्लिक भी यहां नॉर्मली इसको बोला जाता है। तो इनके नाम आप लोग याद रखते हैं जब यहां पर बात करते हैं किसके बारे में, सेंट्रल इंडिया के बारे में। तो इनके साथ में हमारे रिलेशन किस किस फील्ड में बढ़ाने की बातें की गई हैं, तो यहां पर इंडिया के द्वारा बोला गया है कि यहां पर $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जो यहां पर प्रायोरिटी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाएगा, यानी कि प्राथमिकता विकास की जो बेसिकली परियोजनाएं हैं उसके ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा। जैसे कि एनर्जी के फील्ड में अगर कुछ करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ करना है, हेल्थ के सेक्टर में यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, इसी के साथ में कृषि, एजुकेशन, इनके फील्ड में कुछ करना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहां पर ये लाइन ऑफ क्रेडिट इन पर्टिकुलर कंट्रीज को दिया जाएगा, यानी कि एक तरीके से लोन दिया जाएगा यहां पर $1 बिलियन का, जो कि काफी सस्ता होता है नॉर्मली जब इस तरह का कोई डेवलपमेंटल लोन यहां पर देते हैं। तो हमारी कंट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा ये चेयर की गई जो मीटिंग है, ये सेकंड मीटिंग थी यहां पर, जो कि रिसेंटली अभी यहां पर न्यूज में है। ठीक है, तो एक हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये निकल कर आ रही है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जिसको आप लोग बोलते हैं, इसके साथ में जापान जो बैंक है, ये जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये मिलकर काम कर रहे हैं ग्रीन इनिशिएटिव के लिए। ग्रीन इनिशिएटिव जो है यहां पर ये इंडिया के लिए लार्जेस्ट जो पावर प्रोड्यूसर, जो बेसिकली फोकस देने वाली जो कंपनी है एनटीपीसी, इसकी हेल्प करने की बात की जा रही है जापान के बैंक के द्वारा। यहां पर खासकर ये फॉरेन जो करेंसी लोन एग्रीमेंट जापान गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके थ्रू यहां पर दिया जा रहा है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 50 बिलियन येन का, यानी कि लगभग यहां पर 482 मिलियन जो यूएसए के डॉलर हैं वो यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर मैं आप लोगों से ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करूं तो इस यहां पर बेसिकली देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं ग्लोबल एक्शन फॉर रिकंसाइल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो एक तरीके से आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण का एक इनिशिएटिव है जो यहां पर, जो कि हम लोगों ने बोला ग्रीन इनिशिएटिव। तो ये जो है यहां पर JBIC यानी कि जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये यहां पर जो प्रोजेक्ट है यहां पर जो कंजर्वेशन और ग्लोबल इन्वायरमेंट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें काफी हेल्प करता है। तो एनटीपीसी जो है यहां पर ये मिलकर काम करेगी यहां पर इस पर्टिकुलर बैंक के साथ में, तो जिससे कि जो भी यहां पर ग्रीन से जो भी यहां पर बेसिकली ग्रीन प्रोजेक्ट हैं उनको ध्यान में रखते हुए काम यहां पर किया जा सके। ठीक है,
तो ये जो कंपनी है हमारी कंट्री में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जब भी हम लोग पावर जनरेशन के मामले में बात करते हैं तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। हमारी कंट्री में ये कई सारी कंपनी है जिनको महारत्ना की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया इसके बारे में रखिएगा। ये जो न्यूज है यहां पर ये बात कर रही है हमारी कंट्री में जो नीति आयोग है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, रॉकफेलर फाउंडेशन है, स्मार्ट पावर इंडिया, इनके द्वारा लॉन्च किया गया इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। यानी कि एक तो देखिए दो तरीके हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, तो पहले तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अच्छा होना चाहिए, फिर वो जनता तक पहुंचनी भी चाहिए, यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो कई बार यहां पर प्रॉब्लम फेस करती हुई नजर आती है, क्योंकि मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने ये इलेक्ट्रिसिटी खरीदी और ये इलेक्ट्रिसिटी खरीदने के बाद भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो कई बार तो यहां पर इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का गवर्नमेंट कोई ज्यादा हेल्प नहीं कर पाती है। और इसी के साथ में कई बार यहां पर जो कस्टमर साइड में है, कई सारे जो लोग हैं बिजली की चोरी करते हुए नजर आते हैं। कुछ तो ऐसा है कि बिल्कुल भी बिल देना पसंद नहीं करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि कुछ न कुछ चोरी करते हैं, मीटर में छेड़खानी करके। तो इसके चलते यहां पर काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हमारी कंट्री जो बिजली चोरी में काफी अच्छी पोजीशन पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर इसी के बारे में बात की जा रही है। तो जो एक रिपोर्ट यहां पर निकल कर आई है, तो 92% जो कस्टमर है, ठीक है, वो यहां पर हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखिए उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो 92% के करीब यहां पर जो कस्टमर है उनके लिए यहां पर अवेलेबल है इलेक्ट्रिसिटी पर। लेकिन सबसे बुरी कंडीशन यहां पर यह है कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे यहां पर जिसके एरिया में बिजली तो अवेलेबल है पर उनके नियरेस्ट जो पोल है वो काफी दूर है, जिसकी वजह से उनके घरों तक बिजली नहीं पहुंच पाती है। यानी कि ऐसा है कि मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया है और यहां पर बिजली का एक खंभा लगा हुआ है, तो यहां पर जो घर है कोई इस साइड में है जो कि लगभग 100 मीटर की दूरी पर यहां पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो बिजली का जो बुनियादी ढांचा है वो विद इन 50 मीटर जो प्रीमिस है अगर उसमें रहता है तो सही है, और इससे ज्यादा अगर देखने को मिले तो फिर कनेक्शन की प्रॉब्लम यहां पर आने होती है, जो घर खासकर काफी दूर पे होते हैं। तो यहां पर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स के बारे में बात करें, जो कि बोलता है कि ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है कस्टमर का अगर यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, तो इसमें बोला जा रहा है कि 66% के करीब यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसमें 74% कस्टमर सेटिस्फाइड है यहां पर अर्बन एरिया यानी कि शहर वाले एरिया में जो लोग रहते हैं, और 60% के करीब कस्टमर जो सेटिस्फाई है वो है रूरल एरिया यानी कि जो गांव वाले एरिया में रहते हैं। यानी कि अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं तो 26% जो सिटी वाले एरिया है वो भी यहां पर सेटिस्फाई नहीं है, और इसी के साथ में 40% गांव वाले जो लोग हैं वो भी यहां पर सेटिस्फाई नहीं है, अगर हम लोग इसका एक ओवरव्यू यहां पर लेते हैं तो इसलिए यहां पर काफी ज्यादा जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन को टोटल प्रॉपर वे में यहां पर सुधारा जाए। और सबसे बुरी जो मुझे अपनी कंट्री में लगती है वो है जो इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है, अगर आप लोगों को बोलना है कि ये पर्टिकुलर जो गांव है वो फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस गांव में 10% लोगों के पास में बिजली है, 10% में से यहां पर खासकर पंचायत होना चाहिए, अगर कोई हॉस्पिटल है तो वो होना चाहिए, या फिर कोई इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट जो यहां पर कोई एक तरीके से जो बिल्डिंग है वो होनी चाहिए, बाकी 10% टोटल मिलाकर इस गांव के जो लोग अगर उनके घर में कनेक्शन पहुंच गया, तो इसका मतलब ये कि फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड इसको बोल दिया। यार कम से कम 50% तो रखो ना इसको, ओनली 10% पे आप लोगों ने बोल दिया कि पूरे गांव में बिजली है, तो ये सही तरीका नहीं है। तो बिजली को काउंट करना और उसको नापने की जो यूनिट है वो बड़ी गंदी है हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से थोड़ी सी अगर अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करा देते हैं उसमें भी ये बोलते हैं कि पूरी कंट्री में काफी अच्छा माहौल बना हुआ है, सबको इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, तो ये काफी बुरी बात आप लोग बोल सकते हैं। कभी कई सारी यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, खासकर जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जो इक्विपमेंट जो व्हीकल यूज किए जाते हैं उनमें, तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि सेंट्रल के द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू किया गया जिसने बोला है कि जो ये व्हीकल है यहां पर जो इक्विपमेंट है उनमें भी सेफ्टी यहां पर फॉलो करनी चाहिए। एक तो यहां पर विजुअल डिस्प्ले होना चाहिए, दूसरा यहां पर बोला जा रहा है हैंड रेल यहां पर होना चाहिए, सीट बेल्ट होनी चाहिए अगर कोई इस पर्टिकुलर इसमें काम कर रहा है तो। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि उनके लिए पूरे सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए अगर कोई इस पर्टिकुलर व्हीकल को यूज कर रहा है तो सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए यहां पर बेसिकली पब्लिक रोड पर भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा यहां पर ये सारी बातें बोली गई है। सर्टेन जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है अगर उसके बारे में आप लोग बात करते हैं, तो ये बात करें अगर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में, तो यहां पर सेंट्रल मोटर व्हीकल जो रूल है जो यहां पर 1989 के, उसके तहत यहां पर ये बेसिकली चीजें सेंटर के द्वारा नोटिफाई की गई हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करें, जो रोड पर जो एक्सीडेंट होते हैं लगभग 5 लाख के करीब लोगों के एक्सीडेंट हमारी कंट्री में रोड के थ्रू आप लोगों को होते हुए नजर आएंगे, जिसमें से अगर मोटे मोटे तौर पर मैं बात करूं तो लगभग 1.5 लाख के करीब जो लोग हैं उनकी जान चली जाती है, और ये वो लोग हैं जिनको बचाया जा सकता है आसानी से। तो इसलिए जरूरी है कि इन सब चीजों के ऊपर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देकर जरूर चलें, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। सबसे पहले वर्ल्ड थेफ्ट डे के बारे में हम लोगों ने जाना,
थेफ्ट डे, थेफ्ट नहीं, थेफ्ट डे, थेफ्ट, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से एक के बेफजूल खर्च नहीं करना, ठीक है। दूसरा यहां पर हम लोगों ने ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में काफी डिटेल में समझा, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप लोगों से शेयर की। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर बांग्लादेश का जो एक बच्चा है उसके द्वारा जो अवार्ड जीता गया उसके बारे में जाना, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जो बात की सेंट्रल एशिया के साथ में इंडिया के डायलॉग के बारे में हम लोगों ने बात की। इसी के साथ में यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी यहां पर बात की। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने एनटीपीसी से रिलेटेड जो जापान बैंक है उसके साथ का जो यहां पर भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है वो सब चीजें जानी। इसी के साथ में हम लोगों ने सेफ्टी के बारे में बात की, इन पर्टिकुलर इक्विपमेंट के बारे में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आइए अब आज का क्विज देखते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा यहां पर प्रोमोगलेट किया गया ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो इसी एक कमीशन है, इस कमीशन का नाम आप लोगों को बताना है। बांग्लादेश का एक बच्चा है जिसके द्वारा स्पेशल प्राइज यहां पर जीता गया है। तो ये कंपटीशन आईसीसीआर के थ्रू कंडक्ट कराया गया, इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसी के साथ में इसका नाम क्या रखा गया आईसीसीआर के थ्रू, जो ग्लोबल पेंटिंग कंपटीशन था। सेकंड मीटिंग इंडिया और सेंट्रल एशिया की देखने को मिली, किसकी अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई। फर्स्ट फंडिंग फॉर एनटीपीसी जेबीआईसी के द्वारा दी गई है, इसका फुल फॉर्म क्या है। ग्रीन इनिशिएटिव, तो इसमें ग्रीन का मतलब क्या है ये आप लोगों को बताना है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन के बारे में बात करें तो किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था, जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी हमारी कंट्री के थे। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर यहां तक आप लोगों ने लेक्चर देख लिया है तो फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा। बाकी इसी के साथ में यहां पर आप लोग पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, काफी कुछ यहां पर और भी प्रोवाइड कराया जाता है। मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।